बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमने बेसिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम ऑफ एजुकेटर्स जॉब्स एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 9th and 10th क्लास। तो बेटा, इसके हमने पहले कुछ लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, इसका बेटा जो कुछ पोर्शन है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी चैप्टर का हम जो है वो सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा, इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे। कुछ जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज जो है हम कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो और प्रॉपर्टीज जो है वो कंपाउंड्स की वो हम स्टडी करेंगे। देखिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है फर्स्ट आज का, वो है डेटिव बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बेटा, पहले तो बात ये देखें कि जो डेटिव है और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये एक ही बॉन्ड के दो नाम हैं। इस बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। बेटा, ये बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड वो बॉन्ड है जो कि बनता है बाय कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहां पर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसको कंप्लीटली डोनेट करने से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी इस बॉन्ड के अंदर एक एटम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम को डोनेट करता है। अब याद रखिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है ये जस्ट कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है। कोवलेंट बॉन्ड में हमने ये पढ़ा था कि जो एक एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लेकिन यहां पर जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है शेयरिंग का, कि इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्ड है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही एटम प्रोवाइड करता है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। बेटा, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको कहते हैं डोनर। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है यानी देता है। और बेटा, जो उसको एक्सेप्ट करता है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है, बेटा उसको कहते हैं एक्सेप्टर। तो जो एक्सेप्टर होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले होंगे और जो डोनर होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाले होंगे। तो यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है दैट इज जस्ट लाइक अ कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है यानी दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड में भी दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज डिनोटेड बाय ओनली वन एटम, जिसको हम कहते हैं डोनर एटम, और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है बेटा उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। इसमें हम देखेंगे बेटा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। बेटा, जब अमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। हम इस एग्जांपल में देखेंगे कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। बेटा, जो रिएक्शन होता है बिटवीन अमोनिया NH3 प्लस हाइड्रोजन आयन, बनता है अमोनियम आयन। बेटा, ये जो अमोनियम आयन की फॉर्मेशन है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। कैसे बनता है बेटा? देखिए, हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ वाया कोवलेंट बॉन्ड अटैच है। वैसे नाइट्रोजन के आखिरी मदार के अंदर बेटा 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से बेटा ये 3 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है और एक जो लोन पेयर है वो इसके पास मौजूद है जो ये शेयर नहीं करता। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लिया और एक इसके पास जो है वो लोन पेयर मौजूद है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता उसको हम लोन पेयर कहते हैं। यहां पर देखिए कि ये जो पेयर है, दिस पेयर इज कॉल्ड लोन पेयर, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में बेटा हिस्सा ले रहा है उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो हमारे पास
जो अमोनिया है इसके पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक जोड़े हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर को कहते हैं लोन पेयर, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता, और दूसरा कहलाता है बॉन्ड पेयर जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। तीन इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो हाइड्रोजन के साथ हैं उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है अमोनिया की नाइट्रोजन के पास जो ये कहलाता है लोन पेयर। अब देखिए दूसरा जो है इसके अंदर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इट मींस कि उसने वो अपना इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया है। अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन आयन हैज नो इलेक्ट्रॉन, और इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल। तो बेटा क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगी हाइड्रोजन आयन को। जब बेटा हाइड्रोजन आयन को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगी तो अमोनिया की नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अगर इसको बेटा मैं शो करूं तो ये देखिए, ये अमोनिया है, ये वो हाइड्रोजन है। अब अमोनिया ने जो नाइट्रोजन है, चूंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, एक एरो का साइन लगाते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, जो ये शो करता है कि जो लोन पेयर है दैट इज बीइंग डोनेटेड फ्रॉम नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, कि जो लोन पेयर है उसको नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ डोनेट किया जा रहा है। अब याद रखिएगा यहां पर एक और डिफरेंस आ जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में और कोवलेंट बॉन्ड में, कि जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको हम एक सिंगल लाइन से ज़ाहिर करते हैं, और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है उसको हम एक एरो से ज़ाहिर करते हैं, जिसकी जो टेल है वो डोनर एटम की तरफ, ये डोनर एटम है, और उसका जो हेड है वो एक्सेप्टर एटम की तरफ। यहां पर चूंकि हाइड्रोजन जो है ये एक्सेप्टर है, तो बेटा इसके ऊपर इस तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज आ गया वो +1 आ गया, क्योंकि नेट चार्ज कैसे आएगा, आप हाइड्रोजन के चार्ज को और अमोनिया के चार्ज को आप ऐड कर लेंगे बेटा, तो वो नेट चार्ज आ जाएगा। अब जो हाइड्रोजन उसके ऊपर +1 चार्ज है, अमोनिया जो है वो न्यूट्रल था, दोनों चार्ज को ऐड किया तो नेट चार्ज कितना आ गया बेटा, +1 आ गया। अब इसके पास 3 बॉन्ड कोवलेंट हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगर मैं इसको शो करना चाहूं, ये देखिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये जो 3 हाइड्रोजन है इनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है ये है कोवलेंट, ये है कोवलेंट। और बेटा जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड है ये वाला, ये कहलाता है डेटिव बॉन्ड, या इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बेटा जब बॉन्ड बन जाता है तो बॉन्ड बनने के बाद ये चारों बॉन्ड एक जैसे हो जाते हैं, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इनमें से कोऑर्डिनेट कौन सा है और कोवलेंट कौन सा है, क्योंकि फर्क सिर्फ फॉर्मेशन का है। बॉन्ड बनने के बाद जो बॉन्ड्स हैं वो इक्वली बिहेव करते हैं, उनको जो सारे चारों जो बॉन्ड होते हैं उनको हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट बॉन्ड्स हैं। बेटा एक और एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ NH3BF3 एडक्ट। बेटा यहां पर अगेन जो अमोनिया है इसमें NH3 की जो नाइट्रोजन है इसके पास बेटा एक लोन पेयर मौजूद है। अगर हम इसको इस तरह देखें तो ये लोन पेयर जो है ये मौजूद है अमोनिया के पास। बेटा जो BF3 है इसमें बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी BF3 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6। तो स्टेबिलिटी के रूल के मुताबिक आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम इस तरह के हम कंपाउंड्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक मुकम्मल नहीं है। तो फिर इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब चूंकि यहां पर अमोनिया के पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा मौजूद है, एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अपना डोनेट कर देगा इस बोरोन को, जिसके नतीजे में नाइट्रोजन और बोरोन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द डोनर एटम नाइट्रोजन एंड द एक्सेप्टर एटम बोरोन ऑफ BF3। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी बेटा, ये देखें, H3N, ये एरो आ गया, BF3 एरो शो करता है
कि जो बॉन्ड है दैट इज बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरोन, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है और जो बोरोन है बेटा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है। इस तरह से जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसको कहते हैं एडक्ट। अब यहां पर एक छोटी सी और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला होता है, जो डोनर होता है, उसको हम लिवस बेस भी कहते हैं। ये आप 10th क्लास में जाकर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला, उसको हम लिवस बेस भी कहते हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर को हम बेटा लिवस एसिड भी कहते हैं। एक्सेप्टर इज कॉल्ड लिवस एसिड। तो हम इसको जरा कंक्लूड करते हैं कि जो अमोनिया है वो अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट कर रही है टू द बोरोन विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगी तो नाइट्रोजन और बोरोन के दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा विच इज शोन बाय अ एरो फ्रॉम नाइट्रोजन टू बोरोन। जो टेल है वो डोनर की तरफ और जो हेड है इसका वो एक्सेप्टर की तरफ होगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारी जो टाइप है बॉन्ड की दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। जैसा कि नाम से जाहिर है, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटेलिक एटम्स। जो मेटेलिक एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है मेटेलिक बॉन्ड। अब बेटा ये बॉन्ड बनता कैसे है? अब देखिए जो हमारे पास मेटल के एटम्स हैं ये मैंने रेड से ज़ाहिर किए हुए हैं, और जो ब्लू आपको सर्कल नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है। बेटा जो मेटल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज बहुत लो होती हैं, तो जो उनके आउटर मोस्ट शेल होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद ये जो आपको स्पेसेस नजर आ रही हैं यहाँ पर ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये पॉजिटिव आयंस बन, चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए हैं तो ये बन गए पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस तरह एक अट्रैक्शन डेवलप होती है बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, और इसी अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं बेटा मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड। तो डेफिनेशन पे आ जाए, अ बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड जो बनता है कैसे बनता है? बिटवीन मेटल एटम्स, मेटल एटम के दौरान क्यों बनता है? ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप करके बाहर आ जाते हैं, यहां पर आकर ये मोबाइल होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो आयंस हैं, आयंस कैसे बने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए ना, तो उनसे फिर वो आयंस बन गए। तो वो जो आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। नेक्स्ट बेटा देखिए, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेटेलिक सॉलिड्स की। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दूसरी प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मैंने अभी बताया इनके अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। पीछे डायग्राम में हमने देखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कंडक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट, हार्ड एंड हैवी इन नेचर, ये हार्ड होती हैं और ये हैवी होती हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए ये हैवी होती हैं। नेक्स्ट बेटा देखिए, हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बेटा अभी तक जो हमने फोर्सेस पढ़ी थी वो एटम्स के दरमियान थी या आयंस के दरमियान थी। अब जो हमने फोर्स पढ़नी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बेटा ये वो फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। ठीक है, तो इनकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रिलेटिवली वीक फोर्स, पहली तो बात यह है कि ये फोर्स वीक है एज कंपेयर टू बॉन्ड। बॉन्ड हमारे पास कितनी तरह का है? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। इनके मुकाबले में ये वीक होती है एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के मुकाबले में ये वीक है। अच्छा, ये होती कहां है? बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। देखिए हमारे पास HCl का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर HCl का एक मॉलिक्यूल बनता है। क्लोरीन की जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, इसलिए इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
अगर ये मॉलिक्यूल इसके नेबर में कोई दूसरा मॉलिक्यूल मौजूद है तो इसका नेगेटिव एंड यानी एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है वो आपस में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है। उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और यहां पर इसका नाम है डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF। बेटा ये वो IMF नहीं है जिसके आजकल बहुत चर्चे हैं न्यूज के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी आजकल काफी ट्रबल में आया हुआ है। ये वो वाला IMF नहीं है, ये IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसका एब्रीविएशन यूज होता है IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बेटा देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो बेटा दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है वो कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब यहां पर मैं आपको बॉन्ड का भी बता दूं। यहां पर देखिए ये एक मॉलिक्यूल है ना, तो इसका हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम, तो इनके दरमियान ये जो फोर्स है ये कहलाती है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, इसको हम नाम दे देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर का क्या मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम के दरमियान, अब ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसके डिफरेंट एटम हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर या बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। जबकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स डेवलप हो जाती है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहां पर देखिए बेटा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दी गई है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए एवरेज 17 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये एवरेज है बेटा, डिफरेंट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उनके लिए डिफरेंट एनर्जीज रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी अब स्ट्रेंथ वाइज कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड है, कुछ वीक होते हैं जिस तरह लंडन फोर्स है। तो एवरेज जो है उन्होंने बताई गई है कि ये 17 किलो जॉल पर मोल इस रेंज में होती हैं, जबकि बॉन्ड को ब्रेक करने में तकरीबन 430 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड को जो ब्रेक करना है दैट इज मच मोर डिफिकल्ट देन एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सो हम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो रिलेटिवली वीक है एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की है। सबसे पहले देखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स। सेकंड वन है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। बेटा इसको हम नाम देते हैं डिबाई फोर्स का भी, इट इज आल्सो कॉल्ड डिबाई फोर्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको जनरल नॉलेज के बता रहा हूं, डिबाई फोर्स, ये आप FSC में जाकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, इनको हम लंडन फोर्स भी कहते हैं। और एक स्पेशल फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक किस्म की डाइपोल डाइपोल फोर्स ही है, इसको भी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर, आज की वीडियो के अंदर, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है। तो बेटा हमारे जो टॉपिक है, जो हमने यहां तक जो सिलेबस डिस्कस करना है उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरफोर्स शामिल है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शामिल है। जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स यानी डिबाई फोर्स है, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल यानी लंडन फोर्स, वो जो है एडवांस सिलेबस MD कैट में या उसका जिक्र आएगा FSC के सिलेबस में। बेटा डिस्कस करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। पहले आ जाए इसके नाम की तरफ। ये जो फोर्स है बिटवीन अ डाइपोल एंड डाइपोल, जिन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होगी वो दोनों डाइपोल होंगे। द फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू डाइपोल्स, यानी एक मॉलिक्यूल है वो भी डाइपोल है, दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी डाइपोल है। बेटा पहले हम देखते हैं कि डाइपोल होता क्या है। ये देखिए हमारे सामने एग्जाम्पल है HCl की, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया हुआ। देखें आप देख रहे हैं कि ये दूर है हाइड्रोजन से और करीब है क्लोरीन के, इस वजह से इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और मॉलिक्यूल आपका बन जाता है पोलर, POLAR। इस मॉलिक्यूल को हम डाइपोल भी कहते हैं क्योंकि दो पोल्स इसके अंदर पैदा हो गए हैं, दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ डाइपोल, यानी जिसके अंदर दो पोल हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वही एग्जांपल आ जाए HCl की। ये देखिए एक डाइपोल है बेटा, ये दूसरा डाइपोल है। इन दो डाइपोल के जो अपोजिट एंड्स हैं यानी नेगेटिव एंड और जो पॉजिटिव एंड है, इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, जो मैंने रेड कलर से शो की है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्योंकि ये जो फोर्स होती है बेटा ये दो डाइपोल्स के दरमियान होती है। ये भी डाइपोल है,
ये मॉलिक्यूल भी डाइपोल है और ये मॉलिक्यूल भी डाइपोल है। तो बेटा अब आ जाए जरा इसकी डेफिनेशन की तरफ। ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती वीक है, इसलिए हम डेफिनेशन स्टार्ट ही वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से करेंगे। कब होती है? व्हेन टू परमानेंट पोल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी जब दो परमानेंट पोल्स हैं पोलर मॉलिक्यूल के, जब वो करीब आते हैं तो उनके अपोजिट पोल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट आ जाए बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बेटा एक स्पेशल फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले तो बात ये ज़हन में रखें कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये डाइपोल फोर्स की ही एक एग्जांपल है। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहां पर ये नोट कर लें, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैंने टाइप्स बताई उनमें से सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या बेटा? लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखिए वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और उसके साथ साथ इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, क्योंकि ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो ये जो हाइड्रोजन हैं इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर भी और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी। अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया। इसके नेबर में बेटा जो दूसरा मॉलिक्यूल मौजूद है इसके हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा। तो होगा क्या बेटा कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन जो हैं जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो ऑक्सीजन के साथ एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेगा। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो बेटा ये जो अट्रैक्शन होगी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा आप यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो नेगेटिवली चार्ज एटम है वो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है, लेकिन जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा वो हमेशा हाइड्रोजन होगा। हमेशा क्या होगा? हाइड्रोजन। अब वाटर के अंदर जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के दरमियान बनता है। अब यहां पर याद रखिएगा कि एक जो वाटर मॉलिक्यूल है, वन वाटर मॉलिक्यूल, इट मेक टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं। तो एक लोन पेयर के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरे के साथ दूसरा बॉन्ड, यानी जो एक लोन पेयर है वो एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा जो लोन पेयर है वो दूसरी हाइड्रोजन के साथ। अब आ जाए इसकी डेफिनेशन की तरफ। बेटा डेफिनेशन क्या है? पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन। इसमें जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की, और क्या करती है? ये अट्रैक्ट करती है पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल की जो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम है, कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, इट मे बी ऑक्सीजन, मोस्टली नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। अगर ऑक्सीजन है तो ये H2 होगा, अगर बेटा नाइट्रोजन है तो ये NH3 होगा, और अगर HF है तो बेटा ये फ्लोरीन है तो ये HF होगा। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है बेटा वो क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड का इंपैक्ट क्या है। नंबर 1, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होते हैं। जिस तरह देखिए जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एथेनॉल का 78 है और HF का 69 है। अब देखिए जो HF है इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है एज कंपेयर टू वाटर। मैं यहां पर आपको एक चीज बता दूं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, यानी जो दूसरा एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही ज्यादा होंगे। अब यहां पर देखिए जो H2O है वाटर,
इसमें ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इस हिसाब से HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होना चाहिए, वाटर का जो कम होना चाहिए। लेकिन बेटा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, सो जो वाटर है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और जो HF है बेटा वो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसे ये H, ये जो ब्लू कलर मैंने शो किया है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसमें 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इसी वजह से उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 होता है और HF का जो 69 होता है, एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 होता है। एक और बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आइस होती है वो वाटर पे फ्लोट करती है। उसकी रीजन ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब आइस फ्रीज होती है, वाटर फ्रीज होता है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो इस तरह अपने आप को अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान जो है वो खाली जगह बन जाती हैं। उनके दरमियान क्या बन जाती हैं? खाली जगह बन जाती हैं। इस तरह खाली जगह बन जाती हैं। ये खाली जगह क्यों बनती हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक खास डायरेक्शन में अरेंज करते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान खाली जगह बन जाती हैं, और उन खाली जगहों की वजह से जो आइस है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। जब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है आइस की, तो फिर वो क्या करती है? वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। अब देखिए डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0.917 है, और जो कि 25 पे कितनी है? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 100 पे जो है वो डेंसिटी कम है और 25 पे डेंसिटी ज्यादा है। इसको हम वाटर का एबनॉर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं। एबनॉर्मल एक्सपेंशन यानी नॉर्मल जो तरीका है उसके मुताबिक जो वाटर एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। वाटर का जो फैलाव है, पानी का जो फैलना है या पानी का जो सुकड़ना है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। लेकिन यहाँ पर उलट है, पानी का टेम्परेचर कम करके 0 करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, जिससे डेंसिटी बढ़ेगी। उसकी रीजन क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मैंने अभी बताया आपको। तो इसकी वजह से जो आइस है उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से कम हो जाती है। दैट्स वाई आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये प्रॉपर्टीज हैं आयनिक सॉलिड्स की, इनको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेटिव वन लाइनर्स हैं। आयनिक सॉलिड की पहले प्रॉपर्टी देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जिनमें पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जाकर। ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल अपने मखसूस जगहों पर अरेंज होते हैं और उनके मिलने से एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री बनती है, उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बेटा सॉलिड स्टेट में इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि आयंस जो है अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, मूव नहीं कर सकते। जब मूव नहीं करेंगे तो फिर उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किसने करवाना है? या तो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री मूविंग आयंस हो। नेक्स्ट देखिए बेटा, सोल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में ये गुड कंडक्टर हैं, क्योंकि आयंस जो हैं वो मोबाइल हो जाते हैं, आयंस हरकत करना शुरू कर देते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा इनके हाई होते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट वो 800 है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1413 डिग्री सेल्सियस है। बेटा ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट बेटा देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होते हैं। पहले देखिए कोवलेंट कंपाउंड्स होते कौन से हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, उनको कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे हमारे पास HCl है, ठीक है, जैसे आयोडीन है, ठीक है जी, जैसे HF है, जैसे NH3 है। तो ये सारे कौन से हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। बेटा ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके अंदर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। नेक्स्ट देखिए, इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर और ये सॉल्युबल होते हैं एक्वस सॉल्वेंट के अंदर। एक्वस सॉल्वेंट के अंदर बेटा सॉल्युबल है, पानी के नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, जबकि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। लार्ज मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल्स। बेटा कोवलेंट कंपाउंड में कुछ जो है वो कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह डायमंड है, डायमंड में होता तो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन उसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो आपस में जॉइंट नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकता हूँ डायग्राम के अंदर, तो इस तरह ये जो इनका नेटवर्क है ये पूरी क्रिस्टल में फैला होता है, और चूंकि इनका नेटवर्क फैला होता है
जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए जो एटम्स होते हैं उन्हें जगह से मूव नहीं कर पाते। इसी वजह से ये जो डायमंड है वो हार्ड भी है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो एटम्स के दरमियान फिक्स हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी वो शो नहीं करते। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं कि इनका जो हमने मॉडल देखा था बॉन्डिंग का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो मोबाइल थे बिटवीन द आयंस। तो चूंकि यहां पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कंडक्टर। शोज मेटेलिक लस्टर, बेटा मेटेलिक लस्टर क्या होता है? मेटेलिक लस्टर कहते हैं शाइन को। जो मेटल्स होती हैं उनकी सरफेस शाइन करती है। बेटा क्यों शाइन करती है? जब इनके ऊपर पड़ते हैं, लाइट पड़ती है, तो बोहर में पढ़ा होगा आपने कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, और फिर जब वापस ऑर्बिट में आते हैं तो क्या करते हैं? वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे वो हमें चमकदार नजर आते हैं। सो यही फिनोमेना जो है वो मेटल की सरफेस के ऊपर होता है। सो दैट्स व्हाई जो मेटेलिक सरफेसेस हैं वो शाइनी लुक देती हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल का मतलब है कि बेटा उनको जो है प्रेस करके उनसे शीट्स बनाई जा सकती हैं। आपने देखा होगा कि जो ट्रंक्स वगैरह बनते हैं, जो लोहे के जो संदूक बनते हैं, वो लोहे की चादरें आपने देखा होगा बाजार के अंदर, उनको कूटते हैं, उनको प्रेस करते हैं थोड़े के साथ, तो वो जो लेयर्स हैं एटम्स की वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, स्लाइड करने से वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो बेटा मेटल्स हैं वो मैलेबल हैं, यानी दे कैन फॉर्म शीट्स। इसी तरह वो डक्टाइल भी हैं, दे कैन मेक वायर्स। इस तरह आपने देखा होगा बेटा कॉपर वायर्स, जो कॉपर की बनी हुई वायर्स हैं, जो हमारी ये जो हमारी जो केबल्स होती हैं घरों में यूज होती हैं वायरिंग के अंदर, उसमें जो वायर होती है बेसिकली जिसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है, वो कॉपर की बनी होती है। और जो मेटल है उनकी प्रॉपर्टी ये भी है कि जब आप उनको टेंसाइल्स उनके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो जो आपके कॉपर मेटल है वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उनको कहते हैं डक्टाइल। इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो हाई होते हैं, और ये इनका साइज बड़ा होता है, और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है इसलिए इनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो ये है जी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बेटा यहां पर जब हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका है, अब हम इस चैप्टर के कुछ एप्लीकेशंस, यानी जो हम हर चैप्टर के एंड पे करते हैं, हर टॉपिक के हर वीडियो के एंड पे करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, ताकि आपको बेटा ये आइडिया हो जाए कि जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट्स को उनको हमने अप्लाई कैसे करना है। तो पहला जो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स। एटम के दरमियान जो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी होती है? बेटा दो तरह की फोर्स होती है, होती है इंट्रामॉलिक्यूलर जिनको बॉन्ड कहते हैं, दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर जिसको हम आईएमएफ कहते हैं। तो बेटा यहां पर देखिए जो पहले वाली फोर्स है आयनिक बॉन्ड, बेटा ये जो आयनिक बॉन्ड है ये बॉन्ड है नॉर्मल आयनिक फोर्स, जो उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। तो बॉन्ड जो है वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मेटेलिक फोर्स बेटा ये भी बॉन्ड है, कोवलेंट फोर्स ये भी बॉन्ड है, लेकिन बेटा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये बॉन्ड नहीं है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बॉन्ड की निस्बत वीक होती है। तो जो राइट ऑप्शन है बेटा वो होगा इसका डेल्टा। दिस इज द राइट ऑप्शन। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो तमाम जो आपकी बॉन्ड्स होती हैं उनसे वीक होती है। अब यहां पर याद रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं। नेक्स्ट बेटा देखें क्वेश्चन जो है हमारा, व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन विद एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नेगेटिव आयंस बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो नेगेटिव आयन बनाते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे फ्लोरीन है, जैसे क्लोरीन है। और जो बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और बनाते हैं बेटा पॉजिटिव आयंस। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाएगा, दूसरा उसको गेन करके नेगेटिव आयन बनाएगा, तो बेटा बॉन्ड कौन सा बनेगा? आयनिक बॉन्ड। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? बीटा। सो दिस इज राइट ऑप्शन, बीटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग। बेटा
हमारे पास मेनली दो तरह के बॉन्ड हैं, एक आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको कहते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले एटम होते हैं ना वो एक खास डायरेक्शन में होते हैं, वो अपनी डायरेक्शन को लूज नहीं करते। जबकि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसमें नेगेटिव के गिर्द जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल। बेटा इसमें देखें जो मीथेन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है, ये तीनों इनके अंदर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए ये डायरेक्शनल है। तो इनमें से एक ही नॉन डायरेक्शनल है, दैट इज KBr, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। तो जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज बीटा KBr। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं कि आइस वाटर पे फ्लोट इसलिए करती है क्योंकि आइस की डेंसिटी जो है वाटर से कम होती है। कितनी होती है? 0.917, ठीक है। और वाटर की 25 पे कितनी होती है? 1 ग्राम। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। सो ये इसलिए फ्लोट करती है क्योंकि जो वाटर है वो आइस से डेंसर है, आइस जो है उसकी डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज C2H2, ये इथाइन जो है बेटा, ये इथाइन जो है इसके इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो ये H इज कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, फिर कार्बन फर्दर 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरी कार्बन के साथ और 1 कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है। यहां से काउंट कर लें कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 1 और 3 4 और 1 5, टोटल 5 कोवलेंट बॉन्ड है। तो राइट ऑप्शन होगा बेटा इसका डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है बेटा? कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते और जो है आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। तो इसमें एक ही कोवलेंट कंपाउंड है, दैट इज C6H6 और इसका नाम है बेंजीन। बेंजीन जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है। NaCl नमक भी वाटर में सॉल्युबल है, KBr भी सॉल्युबल है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक नाइट्रोजन की, जो हमने पढ़ी थी। नाइट्रोजन फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड विद नाइट्रोजन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। एक कोवलेंट बॉन्ड बेटा 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो 2 4 और 6, टोटल कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? बीटा। जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, यानी 3 एक एटम के और 3 दूसरे एटम के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑक्टेट रूल इज। ऑक्टेट रूल क्या है बेटा? ऑक्टेट रूल बेसिकली होता है, हमने पढ़ा हुआ है, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज डेल्टा। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। एटम रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज, क्यों रिएक्ट करते हैं बेटा? क्योंकि वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। ये भी हमने MCQs प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है। अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। स्टेबिलिटी को कैसे गेन करते हैं? 2 तरीके हैं स्टेबिलिटी को गेन करने के, एक है डुप्लेट और एक है ऑक्टेट। डुप्लेट कहते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट कहते हैं आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तो वो स्टेबल होंगे, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होंगे। तो अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करते हैं, तो इसीलिए एटम बॉन्ड बनाते हैं। राइट ऑप्शन होगा चार्ली। जी बेटा ये हमारा लास्ट MCQs था। यहाँ पर हम जो है वो आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेटा इसके बाद एक अहम बात कि ये जो वीडियो है ये MK प्रिपरेशन के चैनल पे अपलोड हुई है, और अगर अभी तक आपने MK प्रिपरेशन का चैनल जो कि YouTube पर है उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और उसको जो भी वीडियोज़ हैं इन्फॉर्मेटिव है उनको लाइक करें, उनको शेयर भी करें। इसी तरह बेटा जो हमारा जो फेसबुक चैनल है, फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है MK प्रिपरेशन के नाम से, उसको भी आप जो है वो लाइक करें। और ये आपके सामने स्क्रीन पर एक नंबर लिखा हुआ है MK प्रिपरेशन का 034244700091। ये प्रोफेसर मुबशर साहब का नंबर है। हमारे चैनल पर हर किस्म के जो एंटी टेस्ट हैं, जैसे PPSC के एग्जाम्स हैं, एजुकेटर की जॉब्स हैं, इसके अलावा जो हमारे FPSC की जॉब्स हैं उनकी ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो बेटा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।